हाँ, तो एक बार फिर सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो आज थोड़ा-सा हम लोग एक एक्यूरेसी लेके चलेंगे, जैसे कि हम लोग अब क्लास जो 12th है या मैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होकर आप भी से लोग तैयारी पहले पड़ जाइए, नहीं कि एग्ज़ाम आके जब एग्ज़ाम आ जाए तो हम लोग 1 महीना हो जाए तो तैयारी करें। नहीं, आज से हम ही तैयारी पे को फोकस करते हुए हम पहले भाग फर्स्ट का फिजिक्स क्लास 12 भाग फर्स्ट का हम एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और एकदम क्लास की तरह पढ़िएगा और कापी पेन लेके बैठ जाइएगा और अच्छे से क्लास की तरह पढ़िएगा। ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपको बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का जैसे क्लास 12 में जो आप सभी लोगों को एक सिलेबस मिला होगा, सिलेबस में जब इंडेक्स में देखेंगे तो उसमें आपका भाग फर्स्ट का पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्या है, क्षेत्र है। एनसीईआरटी बेस्ड लेके चलेंगे हम जो भी सिलेबस कराएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड कराएंगे। तो इसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है वैद्युत के बारे में। देखिए, वैद्युत में 2 प्रकार के चीज़ों को पढ़ना है हम लोगों को। एक पढ़ना है इसमें वैद्युत में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है स्थिर वैद्युतिकी और एक होता है वैद्युत चालन, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम ये 2-3 चैप्टर क्या करेंगे, वैद्युत स्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगले नेक्स्ट में जो 2-3 चैप्टर के बाद आपका आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चालन। स्थिर मतलब हम जान रहे हैं स्थिर होता है और वैद्युतिक मतलब विद्युत को चलाने वाले आवेश। यानी इसमें हम आवेश को क्या करेंगे, स्थिर रखकर, आवेश को क्या करेंगे, स्थिर रखकर उसके हम प्रॉपर्टी, उसके गुणों और उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। 2-3 चैप्टर आवेश को हमको चलाना नहीं है, हम क्या करेंगे, आवेश को स्थिर करके आगे पीछे घूम घाम के उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भैया उसको हिलाना डुलाना नहीं है, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। तो उसको बिना हिलाए डुलाए हम 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे आवेश के बारे में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 चैप्टर के बाद जब हम विद्युत धारा पढ़ने लगेंगे तो उसमें आवेशों को दौड़ा दौड़ा पढ़ेंगे। तो इसमें हम जब पढ़ेंगे विद्युत चालन, चालन का मतलब चलना, विद्युत का मतलब आवेश का चलना, यानी उसमें हम आवेशों को चलाकर उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन हम 2-3 चैप्टर भैया आवेश को दौड़ाना नहीं है, एक जगह स्थिर करके उसको हम क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो यानी विद्युत में 2 पार्ट पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत चालन। तो हम पहला कैटेगरी चालू करते हैं। पहला है आपका स्थिर वैद्युतिकी। ठीक, तो थोड़ा सा अपना नोट पॉइंट करते हुए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आप लोग एकदम क्लास की तरह नोट्स बना के पढ़िएगा, एकदम विधिवत पढ़िएगा, अब ना ही कि क्लास में बैठे। ठीक, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इसको नोट पॉइंट करिएगा, हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे पहला चीज़ क्या हम लोग पढ़ेंगे, आवेश। आवेश क्या होता है, एक वैज्ञानिक है जॉर्ज फ्रैंकलिन है, जॉर्ज फ्रैंकलिन नहीं जॉर्ज नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने सबसे पहले आवेश को खोज करता है उसके। अगर आवेश के खोजकर्ता को आप लोगों को कोई कह दे कि बताइए आवेश के खोजकर्ता कौन है, तो क्या बताएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने पहले क्या किया था, जब बादल चमका, बिजली जब चमकी, तो जब बिजली चमकी तो उसमें चमक में कुछ विद्युत का गुण पाए, आवेश का गुण पाए और उसी को लेकर उसमें अध्ययन किए और उसके बारे में शोध किए। इसीलिए उनको ही क्या कहते हैं, आवेश का खोजकर्ता कहते हैं। उन्होंने जब पतंग उड़ा रहे थे, तो जब पतंग उड़ाते समय जब बारिश का मौसम होता, बिजली जी चमकती थे, तो उसमें उनमें जो पतंग उड़ा रहे थे तो उसमें कुछ आवेश टाइप का कुछ झंझनाहट महसूस हुआ। तो उन्होंने उस पर विचार विमर्श करके उन्होंने अपना क्या किया, एक मत दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का विद्युत में। ठीक, तो अब हम लोग जैसे कि बात करते हैं आवेश की। आवेश क्या है, आवेश क्या है, तो आवेश देखिएगा, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यह किसी वस्तु को अन्य वस्तु को आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। अगर जानते हैं आवेश होता है 2 प्रकार के होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है।
तो धन धन आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और धन और माइनस आवेशों में क्या होता है, ऋण आवेशों में आकर्षण, और धन धन में क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह क्या करता है, किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करे, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। तो इसमें आपको दो तरह के आवेश को हमने दो तरह से डिफाइन किए हैं कि जैसे देखिएगा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। अगर इसका हम दूसरा डिफिनेशन देखें, अगर इसका किताबी भाषा में देखें, तो जनरली अपनी भाषा में लिख सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। दूसरी बात है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना देखी जा सकती है। विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना देखी जा सकती है, इसी को घटना को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक, आवेश। तो इसको नोट पॉइंट करिएगा आप लोग, नोट पॉइंट करते हुए चलते रहिएगा आप लोग। इसको स्क्रीनशॉट मारिए, आपके हाथ में जब चाहे रोकिए तब जाके दौड़ाइए। हमें क्या है, जब जहाँ रोक देंगे स्क्रीनशॉट मार देंगे, उसी जगह हम रुक जाएंगे, तो आप लोग हम हट जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और एक एक पॉइंट को हम कराते चलेंगे, और एक पॉइंट को आपको नोट भी करना है। नहीं कि आप लोग बैठ के बस वीडियो को देख के भैया बस उस्ताद की तरह बैठे वीडियो देखें और चल दिए, नहीं। थोड़ा सा बढ़िया सा कापी पेन लेके आके थोड़ा सा अपना भी दिमाग को इसमें इंक्लूड करिए, तभी जाके पढ़ने का मज़ा आएगा। नहीं कि भैया इसमें IPL का सीज़न तो चल रहा है, तो भैया IPL के चक्कर में सब कहानी ख़त्म कर लीजिए। तो चलिए, IPL इस बार भी आएगा, अगले साल भी आएगा, अगले साल के अगले साल भी आएगा, ज़िंदगी भर आता रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के आप पढ़ाई को वरीयता दीजिए। नहीं कि रोमांस दुनिया में सब लोग करते हैं, सब लोग मज़ा मस्ती करते हैं, लेकिन हर चीज़ को एक समय, एक लिमिट, सीमा बनी रहती है, उसके अंदर आप उस दायरे में रहकर अपने अभ्यास को, अपने पढ़ाई को, अध्ययन जारी रखिए। ठीक है, तो हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके अगला देखेंगे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश को देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, यह अदिश राशि है, और हम लोग जानते हैं अदिश और सदिश क्या होती है। अदिश राशियाँ वे होती हैं, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमें कोई पूछ दे कि अगर हम जाएं, कोई आपसे समय पूछे, कुछ राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं, कुछ राशियाँ सदिश राशि होती हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई समय पूछे, तो आप क्या बताएंगे, तो केवल उसका परिमाण समय बताएंगे कि भैया 12:15 हो रहा है, या 20 मिनट हो रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो परिमाण बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि भैया 1:10 उत्तर की ओर हो रहा है, ऐसा नहीं ना बताएंगे। यानी इस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। और जैसे कहते हैं मार्केट में आप जाइए, अगर आलू खरीदना है तो भैया कहेंगे 1 किलो आलू दीजिए। क्या कहेंगे, 1 किलो आलू दीजिए, तो भैया दुकान समझ जाएगा, तुरंत आपको धान से 1 किलो आलू तौलेगा और पॉलिथीन में बांध के भैया हाँ इतना का दाम दीजिए। अगर मान लीजिए कह दिए कि भैया 1 किलो आलू उत्तर की ओर दीजिए, ऐसा कहेंगे, मत कहिएगा, नहीं तो भैया उत्तर की ओर तौल के 1 किलो फेंक देगा उत्तर की तरफ, बिनते रह जाएंगे। तो इसमें मतलब समझे क्या, यानी कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे राशियां अदिश राशियां कही जाती हैं जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी राशियां होती हैं, सदिश राशि। तो आवेश एक ऐसी राशि है जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो आवेश को व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी। तो जब परिमाण की आवश्यकता होगी तो हम इसे कौन सी राशि कहेंगे, अदिश राशि। ठीक, अदिश राशि हो गई। अब क्या है इसमें, अदिश राशि हो गई। अब
इसमें देखिए, अगर इसमें आवेश को हम क्या किससे प्रकट करते हैं, Q से, और Q बराबर क्या होता है, I इंटू में क्या होता है, T। बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा, हम इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल Q से प्रदर्शित करते हैं, और हम जब Q बराबर रखेंगे I बराबर क्या होता है, I इंटू में T। यानी आवेश की जो मात्रा होती है वह धारा और समय दोनों पर निर्भर करती हैं। कितनी धारा किसी चालक में, कितनी धारा कितने समय तक प्रवाहित की गई है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर उसमें आवेश की मात्रा क्या होगी, उत्पन्न होगी या संचित होगी। चलिए, तो आवेश हमें पता हो गया, ठीक। आवेश को इसलिए स्मॉल Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें Q बराबर लिख लीजिएगा, Q बराबर होता है I इंटू में T। नोट पॉइंट में अगला, I बराबर क्या होता है, Q आवेश I बराबर होता है, Q बराबर स्मॉल Q बराबर I इंटू में T। अब देखिएगा, अरे इसके मात्रक पर चलेंगे तो इसका मात्रक आप इसी के फार्मूले से निकालेंगे। देखिए, इसमें धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसका हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। इसमें प्रति मत लगाइएगा, इसमें प्रति मत लगाइएगा, केवल एम्पियर सेकेंड रहेगा। इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर सेकेंड, ठीक। एम्पियर सेकेंड, या इसका सबसे प्रचलित मात्रक है, आवेश का सबसे प्रचलित मात्रक क्या है, कूलाम। तो ये जो एम्पियर सेकेंड है और ये जो 2 कूलाम है, ये जो मात्रक हैं वह एमकेएस पद्धति में मापे जाते हैं। ये किसके मेजरमेंट किए जाते हैं, एमकेएस पद्धति में। और इसके एक होता है मात्रक ESU और एक होता है फ्रैंकलिन। हम जानते हैं कि ये इसके आविष्कर्ता के खोज कौन है, फ्रैंकलिन है। तो इन्होंने, भैया हम वैज्ञानिक बड़ा चालाक थे पहले के, वैज्ञानिक बहुत चालाक थे आदमी। अब जानते हैं कि साला दुनिया बहुत मतलबी है। हम भैया इतना परिश्रम करके कुछ हम देते हैं, लोग पढ़ पढ़ के भुला जाएंगे। तो अपने आप को याद दिलाने के लिए ये सब क्या करते हैं, जो खोज करेंगे, जो नियम कानून देंगे, अपने ही ऊपर ही उसके नाम रख देंगे। झक मार के आप भैया उनको याद करेंगे, भैया यह रहना, यह एकदम परेशान करके रख लेंगे। जैसे बहुत परेशान करने वाले कौन हैं, न्यूटन हैं। अगर फिजिक्स में किसी परेशान करने वाले वैज्ञानिक है तो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है, न्यूटन हैं। वो बहुत लड़कों को परेशान किए हैं, जहाँ मन तहाँ घुस जाते हैं। फिजिक्स आधी दुनिया उन्हीं की है। तो उन्होंने, ये सब वैज्ञानिक हैं, अपना सब समझ उसके कि दुनिया हमें भूले ना, हमें याद करे, इसीलिए कुछ कुछ अपने नाम को, अपने नियम, अपने जो मात्रक होते हैं, अपने आप को उसमें शामिल कर लेते हैं। तो ESU और फ्रैंकलिन ये दोनों सीजीएस पद्धति में आवेश के क्या है, मेजरमेंट के एक साधन है, मात्रक है। और ये तो है EMU और होता है फैराडे। देखिए, इसका एक मात्रक होता है फैराडे भी। और ये दोनों किसी पद्धति में नहीं है, फिर भी हम आवेश को मेजरमेंट करते हैं। अब ये समझिए कि पद्धति में नहीं है, इसका मतलब जैसे हम लोग पहले की जब नहीं रहता था तो हम लोग पौआ, दुसेरी, पसेरी, अढ़ैया था, हम लोग अपने से बनाते थे ना, वो किसी मेजरमेंट में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी हम मापते थे ना। इसी तरह ये भी है, किसी मेजरमेंट में शामिल है, किसी मात्रक में नाम शामिल नहीं है, फिर भी ये क्या है, आवेश के एक मेजरमेंट के क्या है, साधन है, मापक के मात्रक, ठीक। तो अगर इसमें सबसे बड़ा मात्रक देखा जाए, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक देखा जाए, तो सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और जो अगर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक देखें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक देखें तो होता है फैराडे। अब फैराडे होता है, और हम अगर ये देखें कि एक फैराडे बराबर कितना कूलाम होता है, तो ये देखने के लिए देखिएगा, एक फैराडे बराबर होता है 96,400 कूलाम के बराबर होता है। अगर एक फैराडे के देखें कितने कूलाम के बराबर है, तो किसके कितने बराबर है, 96,400 कूलाम के बराबर होता है। अगर इसका सबसे छोटा मात्रक देखा जाए तो छोटा मात्रक क्या होता है, ESU होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, सबसे छोटा मात्रक ESU। सब चीज़ें देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो इसमें IIT JEE लेवल की हम तैयारी आप लोगों को कराएंगे। IIT JEE लेवल की जो होते हैं क्वेश्चन, जितने भी बेसिक तरीके होती हैं, आप लोग इसमें अगर पूरी वीडियो को अच्छे से बने रहेंगे तो
तो आप लोगों को 100% आपको लोगों को, अगर लोग तैयारी करते हैं 1-2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, तो अगर ढंग से हमारा पढ़ाए हुए पढ़ लें तो उनको जो तैयारी करते हैं आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं नेट जेईई। तो उस लेवल का आप लोगों को पढ़ाना है और उस लेवल तक आप लोग अपने आप को कंप्रोमाइज़ भी करिएगा, अपने आप को एक्सेप्टेड करिएगा, उसमें झोंकिएगा ना कि हम पढ़ाएँ तो आप लोगों को बोरिंग महसूस हो। किस चीज़ें थोड़ा-सा जब उस लेवल को आप बढ़ा करते हैं, जब लेवल बड़ा करेंगे तो उसमें थोड़ा-सा आपके समझ से भी कुछ चीज़ें परे होती हैं। क्योंकि वो सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा-सा अंदरूनी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा-सा माइंड को अपने सेटअप बनाना होगा, सेट करना होगा। तो आप लोग उसको बने रहिएगा। अब छोटा मात्रक हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा। ठीक है, मान लिया हम आवेश पढ़ दिए, तो अगर हमें किसी वस्तु को आवेशित करना है, उसको हम कैसे करेंगे? आवेशित करना का वो प्रकार विधि, बहुत प्रकार की विधि आवेशित करने की है। घर्षण द्वारा है, चालन द्वारा है, प्रेरण द्वारा है, संवहन द्वारा है और विद्युत ऊष्मा द्वारा है, तपानिक द्वारा है। बहुत प्रकार है आवेशन का कि जिससे किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ 2-3 मुख्य बातें होंगी जो कि हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। आप लोग कापी पेन ले जाए बैठे रहिएगा और कुछ छोटे-छोटे परिभाषा हम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे अगर इसमें घर्षण द्वारा आवेशन किया है तो इसमें क्या लिखेंगे? जब दो वस्तुओं को लिखिएगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब वस्तु के आवेशन को हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करेंगे ये आप देखिएगा, ठीक, हम दिखा रहे हैं। अब दो वस्तु हैं तो थोड़ा सा हम लोग समराइज़ करते हैं पहले की कहानी पे। हम लोग जानते हैं सबसे सूक्ष्म कण क्या है? परमाणु। अब बहुत सारे परमाणु मिलके क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। अब बहुत सारे अणु मिलके क्या बनाएंगे? तत्व बनाएंगे। अब बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बनाएंगे? एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो अगर देखा जाए कि अगर किसी भी वस्तु का सबसे जो सूक्ष्म कण होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। तो हम लोग थोड़ा सा परमाणु के बारे में कहानी जब समझे रहेंगे तभी जाके हम क्या करेंगे, इसको समझ पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर देखिएगा कोई क्या है, ये परमाणु है। तो जब परमाणु बनाया जाता है तो इसमें एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो रहते हैं और जानते हैं परमाणु 3 चीज़ों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये दोनों तो क्या होते हैं, किसी नाभिक में एक जगह होता है, परमाणु में एक जगह होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक, उसी में रहता है। और ये जिस बल से एक दूसरे से बंधे होते हैं उसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। और अब इसको कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि किसी परमाणु से हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग कर सके। ऐसा कोई भौतिक या रासायनिक विधि नहीं है जिससे हम क्या करें, किसी भी परमाणु से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को निकाल सकें। और जिस दिन ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से अलग हो गए, किसी परमाणु का अस्तित्व नहीं होगा। अगर परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा तो किसी भी पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिर इसमें आगे पीछे, मतलब इसमें विभिन्न कक्षक होते हैं और जिसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, विभिन्न कक्षक होते हैं जिसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बात समझ में आई? तो बात करते हैं आगे की। इसमें हम 2 परमाणु ले लेते हैं। क्या ले लें? 2 परमाणु ले लें। अब हम 2 परमाणु ले ले रहे हैं, एक परमाणु ए
और एक परमाणु ए। हम पहला प्रेरण द्वारा हो रहा आवेशन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक नाभिक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में हो गए, इधर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच हो गए, और इसमें विभिन्न कक्षक होंगे, विभिन्न कक्षक होंगे, ठीक। इसमें मान लें कि क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसके विभिन्न कक्षकों में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। विभिन्न कक्षक होंगे जिसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चलिए, हमने ये क्या ले लिया है, 2 परमाणु लेंगे और इसमें क्या किया, विभिन्न कक्षकों में इसको इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए, ठीक। यह सब नन्हे मुन्ने क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, हम घर्षण कराएंगे। घर्षण का मतलब ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे। हम घर्षण कराएंगे, इसका मतलब दोनों को आपस में लेकर, देखिएगा ध्यान से बात समझिएगा, बातों को देखिए। फिजिक्स कोई रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, समझ के पढ़िए और ज़िंदगी भर उसको याद रखिए। रट के पढ़ेंगे तो आप वहीं रटे, 2 दिन बाद परीक्षा रट के तो पास कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ भी दिमाग में बचेगा नहीं। तो हंस पढ़ाई के थोड़ा सा समझ बूझ के पढ़ा करिए। और सबसे बेस्ट है तो फिजिक्स को तो एकदम रटने की कोशिश मत करिएगा। फिजिक्स रटने की विषय नहीं भैया। कितना रटेंगे, फिजिक्स रटेंगे, केमिस्ट्री रटेंगे, हिंदी रटेंगे, इंग्लिश रटेंगे, मैथ रटेंगे, बायो रटेंगे, क्या रटेंगे, कितना आपके पास कैपेसिटी माइंड की। तो थोड़ी चीज़ों को समझना की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। तो बात करते हैं, 2 परमाणु ले लिए और 2 परमाणु को लेकर हम भैया जबरी रगड़ के रगड़ेंगे। तो जब जबरी रगड़ेंगे तो हमारे द्वारा एनर्जी लॉस होगी ना, हमारे द्वारा एनर्जी लॉस होगी। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी ऊर्जा होगा ना तो उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में। तो हमारे द्वारा जो शरीर में एनर्जी थी भोजन द्वारा, उस एनर्जी को हमने क्या किया, घर्षण में एनर्जी को लॉस कर दिया। अब ये एनर्जी जो हमारी लॉस हुई है, जो एनर्जी हमारी रिलीज हुई है, अब वो एनर्जी तो नष्ट होगी नहीं। तो जब ये नष्ट नहीं होगा तो वह हमारे द्वारा जो रिलीज एनर्जी होगा, तो चाहे इस परमाणु का कोई एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा, चाहे तो इस इलेक्ट्रॉन का कोई परमाणु पा जाएगा। बात समझ रहे हैं। हम जब रगड़ेंगे तो हमारे द्वारा एनर्जी लॉस की जाएगी ना, तो अब वो एनर्जी जो रिलीज हुई है, नष्ट हुई है, तो वो एनर्जी चाहे तो इस परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहे तो इस परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ध्यान बात रखिएगा, अगर किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा ऊर्जा, तो सबसे भैया ऊपरी परत का कोई भी इलेक्ट्रॉन लेगा ना। अब इसमें 4 सतह नीचे तो जाएगा नहीं। अब भीड़ में है भैया, प्रसादी बढ़ रही है, तो जो सामने रहेगा, जिसका हाथ आगे रहेगा, वही ना प्रसादी पहले पाएगा। जब यह प्रसादी पाके जब हटेगा तब उसके पीछे वाला लेगा। तो इसी तरह अगर कि कोई परमाणु है, तो जब हमारे द्वारा जो एनर्जी लॉस की गई है, तो वह जो एनर्जी होगी, तो वह तो चाहे तो इस परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहे तो इस परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मान लेते हैं हमारे द्वारा एनर्जी इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और हम लोग जानते हैं किसी परमाणु के हर कक्षक की एक निश्चित एनर्जी होती है, और हर कक्षक की निश्चित एनर्जी होती है, और जिस एनर्जी लायक इलेक्ट्रॉन होता है उस कक्षक में एनर्जी से वो परिभ्रमण करता है। और इसका जो नियम होता है परमाणु का, डाल्टन का निर्भर का सिद्धांत, हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े हैं, उसमें आपको समझाया गया होगा। आप लोग बहुत समझदार भी हैं, समझे भी होंगे, पढ़े भी लिखे होंगे। ये हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, एक कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो जैसे मान लेते हैं, तो अब हम जानते हैं कि हर कक्षक की अपनी अपनी एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी से अगर उसको ज़्यादा एनर्जी रखती तो उस कक्षा लायक नहीं रहेगा, नालायक बन जाएगा उस कक्षा से। समझ रहे बात को। मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला ही इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमेगा, लेकिन क्या हुआ, हमने उसको एनर्जी एक्स्ट्रा दे दिया।
तो भैया जब एनर्जी एक्स्ट्रा पा गया तो भैया वो उत्तेजित हो गया। उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब समझते हैं? गर्मी की छुट्टी है ना, तो आपके पास जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो एकदम लगता है कि घर पर जाके बैठे रहेंगे। और यहाँ कहीं से 400-500 पापा दे देना, जा मौज करो। तुरंत भैया एनर्जी, एनर्जी फ़ोन दोस्तों को, आओ चौराहे पे पार्टी देते हैं। तो मतलब वो क्या हो गई, ऊर्जा मिल गई आपको। ये पैसा क्या है, ऊर्जा है। तो भैया वो थाई नहीं रहेगा। अब न इधर उधर जब तक वो 500 खर्चा नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति थाई नहीं बैठेगा। उसी तरह ये व्यक्ति है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने ऊर्जा पा गए हैं, तो जब ये ऊर्जा पा गया है तब ये थाई तो रहेगा नहीं, और ये उस कक्षा लायक भी नहीं रहा, नालायक हो गया। अब ये क्या करेगा, ये अपनी कक्षा छोड़कर किसी उच्च कक्षा में जाना चाहेगा। ये अपनी कक्षा छोड़कर क्या करेगा, किसी उच्च कक्षा में जाना चाहेगा। तो मान लेते हैं यह इस कक्षा को छोड़कर किस में चला आया, इस निम्न कक्षा वाली परमाणु में। अब क्या हुआ, इसको छोड़कर जैसे इसमें आया तो इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो जब इसमें गया तो एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। बात समझिएगा। ये इसमें से डाक कर इस वाले में चला आ गया, निम्न कक्षा वाले में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो गई, अधिकता हो गई। और हम जानते हैं कि जिस धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें उतना प्लस आवेश आता है, और किसी जितना ग्रहण करता है उसमें उतना ऋण आवेश हो गया। इस प्रकार ये जो परमाणु हो गया वो धनावेशित हो गया, और यह जो परमाणु है वह ऋण आवेशित हो गया। बात समझिएगा, बात पते की है। हमने इसको क्या कर दिया, घर्षण द्वारा आवेशित कर दिया। और ये धन आवेशित और ऋण आवेशित। धन आवेशित का मतलब उसके पास पावर है, पैसा अधिक है, वो ब्याज दे दिया। जब ब्याज दिया तो उसका पैसा तो धन में रहेगा ना। अब यह जो कर्जा लिया है वो तो उसका मूलधन चुकैबे करेगा और उसके पास ब्याजो देगा। तो मतलब ये क्या है, गरीब है, और ये क्या है, अमीर है। मतलब जो देता है वो धनी, जो लेता है गरीब, माइनस। समझिएगा बात को, ठीक। इस प्रकार हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, घर्षण द्वारा हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। अब देखिएगा, बात को समझिएगा। अब हम लोग करेंगे चालन द्वारा आवेशन। क्या करेंगे, चालन द्वारा आवेशित करेंगे किसी वस्तु को, ठीक। और हम लोग एकदम धीरे 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 अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए गए, मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे हम लोग, रसे रस पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आपके पास एग्ज़ाम नहीं है, तो इस तरह आप क्या करेंगे, पढ़ाई करिएगा, जारी करिएगा, ठीक। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम पे। अब हम लोग क्या करेंगे, चालन द्वारा आवेशित करेंगे। तो चालन द्वारा आवेशित कैसे करेंगे, ध्यान से बात समझिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। हम लोग चालन द्वारा कैसे आवेशित करते हैं, ठीक। देखिएगा, चालन द्वारा आवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा विधि करते हैं, चालन द्वारा आवेशित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब किसी धन आवेशित छोड़ के, धन आवेशित कोई है, कोई धन आवेशित चालक है ना, ध्यान से बात सुनिएगा। धन आवेशित चालक है, तो जब धन आवेशित चालक है तो जब इसके पास हम कोई ऋण आवेशित, उच्च ऋण आवेशित का कोई छड़ ले जाते हैं, क्या करते हैं, किसी उच्च ऋण आवेशित है, ये क्या है, उच्च ऋण आवेशित है, उच्च क्या है, ऋण आवेशित है। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही इसको उच्च ऋण आवेशित का छड़ इसके पास लेके जाएंगे, अब ये क्या करेगा, हम लोग जानते हैं। अब इसी तरह अगर कोई ऋण आवेशित है,
अब इसमें धन ऋण सब होंगे ना, कोई आवेश है तो जितना धन होता है उतना इसमें क्या होंगे, ऋण आवेश होंगे। ठीक, धन आवेशित ऋण आवेशित सब होंगे इसमें। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ पर हम किसी उच्च ऋण धन आवेशित छड़ को लेके जाएंगे। उच्च धन आवेशित, उच्च धन आवेशित। अब देखिएगा, उच्च धन आवेशित को हम लेके जाएंगे। बाद होता क्या है देखिएगा, अगर मान लेते हैं कोई परमाणु होता है तो इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होते हैं। भैया सबको पता है, और नहीं पता है तो सुन भी लीजिए कि इसमें कोई परमाणु होता है तो धन आवेश और ऋण धन आवेश जितना होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। इसके कारण कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब बात समझिए, इसमें हमने किसी उच्च ऋण आवेशित छड़ को ले गए तो जब क्या करते हैं, और ऋण ऋण आपस में आकर्षित करते हैं, धन धन प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब हम इसके पास लेके जाएंगे किसको, धन आवेशित की बात थी, ऋण आवेशित को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो उसमें जब ऋण आवेशित छड़ को ले जाएंगे तो ऋण आवेश को बाहर बुला लेगा, सब उसके क्या चले जाएंगे, परिधि पर चले जाएंगे। ठीक, ऋण आवेश क्या हो जाएंगे, उसके परिधि पर चले जाएंगे। तो ये किस प्रकार का बन गया, परमाणु ऋण आवेशित हो गया। तो इसके बाहर के ऋण आवेशित हो गए हैं तो ये क्या हो गया, ऋण आवेशित। इसी तरह अगर हम इसके पास अगर हम उच्च धन आवेश ले जाएं तो धन धन वाले प्रतिकर्षित हैं और धन धन वाले क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। बात गलत है, इसमें बात गलत है, समझे नहीं। ऋण ऋण वाले प्रतिकर्षित करते हैं तो ये धन वाले को बुलाएगा, किसको, धन वाले को। तो बचेगा इसमें क्या, माइनस, क्योंकि धन वाले को क्या करेगा, ऋण धन वाले को आकर्षित करेगा और जो रहेगा उसको बीचों में ढकेल देगा। तो ये बन गया धन आवेशित। इसी तरह अगर धन वाले को लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, ऋण आवेशित को बुला लेगा बाहर और धन वाले को कहेगा भैया उसी में रहो। हम लोग जानते हैं ना, धन धन आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, और धन ऋण में आकर्षण और धन धन या ऋण ऋण में क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। तो ये जब इसी उच्च ऋण आवेशित धन आवेश को लेके जाएंगे तो वह ऋण आवेशित को कहेगा भैया बाहर आओ, अपने संगी को बुला लेगा। तो और जो इसका जो दुश्मन होगा उसको कहेगा भाई तुम अंदर में रहो। तो इस प्रकार जब हम धन किसी परमाणु के पास अगर हम उच्च धन आवेशित छड़ को लेके जाते हैं तो वो जो परमाणु होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है, और जब ऋण आवेश को लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। तो इस तरह के चालन द्वारा हम क्या करते हैं, आवेशन करते हैं। दो तरीके से पढ़ लिए, चालन द्वारा, आवेशन। अब इसके बाद पढ़िएगा हम लोग, लास्ट है, क्या पढ़ेंगे, चालन द्वारा। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उच्च ऋण आवेशित। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन निकालेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, एक परमाणु ले लेंगे और परमाणु में धन आवेश ऋण आवेश सब होंगे। तो धन ऋण सब होंगे, सब एक तरह से एकदम सब धन ऋण। तो जब हम इसके पास, अब प्रेरण द्वारा तो सभी लोग जानते हैं, प्रेरणा द्वारा अगर संगति आपकी अच्छी है तो भैया आप भी अच्छे, असंगति आपकी बुरी है तो भैया आपकी भी बुरे बन जाएंगे। ये उसकी प्रेरणा से होगा। अगर कोई एक सड़ा आम है उसी के पास अगर अच्छा आम भी रख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो यानी उसकी प्रेरणा से हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको प्रेरण द्वारा क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर उच्च धन आवेशित प्लेट इसके पास लेके जाएंगे। कौन सा प्लेट लेके जाएंगे, उच्च ऋण आवेशित प्लेट लेके जाएंगे। तो उच्च ऋण आवेशित प्लेट इसको सटा के नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा पास लेके जाएंगे। तो जब हम क्या करेंगे, इसको जब पास लेके जाते हैं तो क्या करता है कहानी, ये जैसे इसके पास जाएगा तो ये क्या होगा, ऋण वालों को एक तरफ बुला लेगा ना, ऋण वाले को क्या करेगा, एक तरफ बुला लेगा, क्योंकि इसमें विपरीत वाले में तो ऋण वाले को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और धन वाले को एक तरफ ढकेल देगा। ठीक,
तो जब इस तरह होगा तो हम इसको क्या करते हैं, इधर वाले पोर्शन को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देंगे, अर्थ से, पृथ्वी से जोड़ देंगे। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से, और हम ये बात एकदम गौर से घूर के सुन लीजिए कि कोई भी धन आवेश, इसको हम लोग कोटर बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कोई भी जो कोटर होता है वह किसी चालक तार में प्रवाहित नहीं होता है। ये बात एकदम सुन लीजिए घूर के। तो क्या करेगा, जैसे पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से क्या भैया जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस। अब जैसे ही माइनस जाएगा सब धन आवेशों को क्या करेगा, उदासीन कर देगा। और एकदम लास्ट अवस्था में तो हमें जब इसमें से कुल धन खत्म तो क्या मिला, कुल आवेश। तो ये किस प्रकार आवेशित हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो हमने प्रेरण द्वारा किसी और परमाणु को हमने ऋण आवेशित कर दिया है। उसी तरह इसको धन आवेशित करने के लिए इसके पास कौन सा प्लेट ले जाएंगे, ऋण आवेशित प्लेट ले जाएंगे। सटाप मत दीजिएगा, एकदम दूरमय रखेंगे तब वो हो जाएगा कहानियाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस परमाणु के पास उच्च ऋण आवेशित प्लेट लेके गए। अब भैया किसको बुलाए गए, अपने संगी को। इसका संगी कौन होगा, ऋण वाला कि धन वाला, धन। तो जब धन वाले रहेंगे तो धन वाले को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो धन वाले एक तरफ हो जाएंगे और ऋण वाले को भैया दूसरी तरफ भेज देगा, भैया भगा देगा ये। फिर तुरंत हम इसको क्या करेंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। अब जैसे अर्थ से जोड़ेंगे तो ये सब क्या, हम जानते हैं कोटर तो तार में प्रवाहित नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो तार में प्रवाहित हो जाएंगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तार के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर। तो जब पृथ्वी के अंदर सभी चले जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास अंदर, हमारे अंदर बस बचेगा का, धन 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 आवेश। तो अभी कैसा बन गया आवेशी, धन आवेशी। तो हम इसी तरह भैया सबको हम क्या करेंगे, धन आवेशित और ऋण आवेशित करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ये किसके द्वारा है, चालन द्वारा आवेशन है, नहीं प्रेरण द्वारा है, प्रेरण द्वारा आवेशन है, ठीक। आप बस इसको समझिए, एग्जाम में किसी तरह इसमें कोई पॉइंट बनता नहीं है, लेकिन आपको किसी वस्तु को हम क्या ऋण आवेशित करेंगे, कैसे धन आवेशित करेंगे, ये आपको समझा दिए। अब बात रही डिफिनेशन की, तो धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो अपने से लिख सकते हैं। अपने से कैसे लिख सकते हैं, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वह वस्तु ऋण आवेशित होती है, और जिस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धन आवेशित होता है। कमी का मतलब देगा तो कमी होगी, तो जब कमी होगा तो वो धन आवेशित हो जाएगा, अगर जो ग्रहण करेगा तो वो धन आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी वस्तु को हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो हमने 3 प्रकार से घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़े हैं। और कैसे कैसे होता है इसकी कहानी हम लोग पता कर लिए हैं। और आवेश वस्तु 2 प्रकार के आवेश होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, त्यागने की प्रवृत्ति को हम धन आवेश कहते हैं, और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ऋण आवेश कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग आज के टॉपिक को इसी जगह रहते हैं। अगले टॉपिक में आप लोग बने रहिएगा, कंटिन्यूटी हर पॉइंट को आगे नोट करते चलेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।